Hello everyone, I hope all of you are doing good and we will be starting with our second chapter, that is ecosystem of our part 1 series, that is ecology and environment. Let's begin with the second chapter, that is ecosystem. The word ecosystem, it is derived from two Greek words, that is oikos, which means house and habitat, and systema, which means system or organized whole. The term जो है इसको सबसे पहले कॉइन किया गया था 1935 में बाय आर्थर टेंसले, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया, एंड ही डिस्क्राइब दिस डायनामिक इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में. ठीक है, तो जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और उनका फिजिकल एनवायरनमेंट का जो इंटरैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. लेट्स सी सम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस. ठीक है, इकोसिस्टम जो है वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ सस्टेनिंग, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर है. सो हम इसके अंदर तीन कीवर्ड्स देख रहे हैं. फर्स्ट इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग, एंड देन इज द फंक्शनल यूनिट. तो आप जब भी डेफिनेशन लिखें, ट्राई टू यूटिलाइज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन. ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेटिंग का क्या मतलब है? इकोसिस्टम मैकेनिज्म टू मेंटेन बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑन देयर ओन. ठीक है, कि वो अपनी स्टेबिलिटी जो है वो उसको खुद को मेंटेन कर सकता है. जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ द हर्बीवोर अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो प्रेडेटर्स जो है उनका पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगा ताकि रिस्टोर कर सके बैलेंस को. ठीक है, इन ऑर्डर कि वहाँ पर जो है स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर भी इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा था. ठीक है ना, तो अगर कहीं पर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो रिसोर्सेज पे स्ट्रेन आ जाएगा, तो इकोसिस्टम अपने आप को खुद से ही बैलेंस कर लेगा और वापस अपनी स्टेबल सिचुएशन पे चला जाएगा. ठीक है, उसके बाद आ गया फंक्शनल यूनिट. क्या होता है? इट मीन्स इकोसिस्टम ऑपरेट्स एज अ सिंगल एंटिटी वेयर ऑल लिविंग, बायोटिक एंड नॉन लिविंग, दैट इज ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, साइक्लिंग एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू सस्टेन लाइफ. ठीक है, तो वो एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है जहाँ पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ और बाकी के बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके साथ इंटरैक्ट करता है और एनर्जी जो है उसका एक्सचेंज करता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सस्टेन्ड वे में वो यूटिलाइज कर सके और सस्टेनेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे. ओके, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बट उनको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करना है. तो देयर वर टू कंपोनेंट्स, वन इज बायोटिक एंड ए बायोटिक. तो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद बायोटिक कंपोनेंट्स. जैसे कि लास्ट सेशन में बताया कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, वो प्ले करते हैं देयर रोल बाय इंटरैक्टिंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, और उनको हम फर्दर कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर. तो सबसे पहले देखते हैं प्रोड्यूसर क्या होते हैं. दे आर ग्रीन प्लांट्स हु मेक देयर ओन फूड एंड एनर्जी बाय यूजिंग सनलाइट एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो वो सनलाइट को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है, और साथ में वाटर को यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, और इसके साथ वो बनाते हैं ग्लूकोज. ठीक है, देन प्लस ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. ठीक है, तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. इनको और क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो का मतलब होता है खुद से, जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं. दे प्रोड्यूस फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम, दस फॉर्मिंग द बेस लाइन इन द फूड चेन. तो ये बेस बनाते हैं. ठीक है, इनको खाते हैं आगे, जैसे मान लीजिए हर्बीवोर्स हो गए. ठीक है, कुछ ओमनीवोर्स हो गए. अभी हम आगे देखेंगे कि ये क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद आगे कंज्यूमर्स. ठीक है, ये तो हो गए प्रोड्यूसर जिन्होंने खाना बनाया. अब कुछ ऐसे जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है और इनको खाएंगे, उनको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स. दे आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते और डिपेंड करते हैं बाकियों के ऊपर फॉर देयर फूड एंड एनर्जी. हेंस दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉफ्स, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है. दे ब्रीथ ऑक्सीजन एंड एमिट कार्बन डाइऑक्साइड. हमने क्या देखा था, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. बट कंज्यूमर्स इससे उल्टा करते हैं. आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशन. इसमें फिनोमिना जो चल रहा है वो फोटोसिंथेसिस, इसमें जो फिनोमिना चल रहा है दैट इज रेस्पिरेशन.
अब हमने जैसे पीछे देखा तो कुछ टाइप के कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, दैट इज शाकाहारी, और ये डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर फूड, ठीक है। एग्जाम्पल डियर हो गया, वो ग्रास खाता है, लीव्स खाता है। ग्रास हॉपर सिमिलरली प्लांट के लीव्स के ऊपर फीड करता है। काऊ आपने देखा होगा ग्रेज करती है ग्रास को। रैबिट्स जो है वो भी लीफी प्लांट्स या वेजिटेबल्स जो है उसको खाते हैं। Then comes the secondary consumers. They are also called as carnivores. ये डिपेंड करते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए ना आपके, उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर खाएगा। छोटी बर्ड्स हो गई तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए या स्मॉल हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए, उसको खाएंगी। सिमिलरली स्नेक्स दे प्रे ऑन रोडेंट्स या बर्ड्स के ऊपर, ठीक है। फिर आगे टर्शरी कंज्यूमर थर्ड नंबर पे, ठीक है। दे आर दोज एनिमल्स जो फीड करते हैं सेकेंडरी या समटाइम्स प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर, मतलब जो इन दोनों को खा सकते हैं। जैसे कि लाइन हंट करता है हर्बीवोर्स, जैसे कि जेब्रा हो गया। ईगल्स दे फीड ऑन स्नेक्स और छोटे मैमल्स के ऊपर। शार्क हो गई, वो छोटी छोटी मछलियों को, ठीक है, या और कोई जो मेरीन प्रीडेटर्स हैं उनको खाती हैं। आउल्स सिमिलरली वो माइस को या फिर छोटी बर्ड्स को खाते हैं। तो ये क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग इनका लेवल जो है वो ऊपर बढ़ता जाता है, ठीक है। देन आगे ओमनीवोर्स, जैसे कि आप ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। दे आर ऑर्गेनिजम्स जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खा सकते हैं एज देयर प्राइमरी फूड सोर्स। जैसे कि ह्यूमंस दे ईट बोथ प्लांट्स एनिमल्स फंजाई। बियर्स दे कंज्यूम बेरीज फिश स्मॉल मैमल्स, ठीक है। पिग्स हो गए, वो रूट्स को भी खाते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं और छोटे जानवरों को भी खाते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ओमनीवोरस, ठीक है। तो हमने 4 कैटेगरीज देख ली। सबसे पहले आगे हर्बीवोर्स, सेकेंड आगे कार्निवोर्स, थर्ड आगे दैट इज़ योर टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड फोर्थ आ गए आपके ओमनीवोर्स, ठीक है। तो ये मतलब दोनों को खा सकते हैं, ठीक है। देन एक और कैटेगरी के कंज्यूमर्स होते हैं, दैट इज़ डिकम्पोजर्स। डेट्रियस या डेट्रीवोर्स भी बोला जाता है इनको हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। इसका मतलब है जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मतलब जो सड़ गल रही हैं चीज़ें उनके ऊपर जो फीड करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को। जैसे कि जब कोई जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े की फॉर्म में ये उसको खा के वापस सॉइल में मिला देते हैं, ठीक है, into simple organic and inorganic matter and get their energy required from them। और ये अपनी एनर्जी इन डेड चीज़ों के ऊपर फीड करके कंज्यूम करते हैं। द रिमेनिंग डेड मैटर वुड बी रिलीज्ड इनटू द सॉइल एंड यूज्ड बाय द प्लांट फॉर द ग्रोथ रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो इसी तरीके से हमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि प्लांट्स को पहले किसी ने खाया, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर है उसने खाया। अब ये कंज्यूमर की जब डेथ हो गई, ठीक है, तो इसको डिकम्पोजर्स ने खाया एंड ये वापस कहाँ पे चले गए, प्लांट्स के पास सॉइल के फॉर्म में, ठीक है। और वहाँ पर जाके क्या बन गए, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, बैक्टीरिया जो कंपोस्ट पिट्स में पाइल्स में डिकम्पोज करते हैं किचन स्क्रैप को या न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से फंजाई जो है वो ग्रो करती है ट्री सरफेसेस पे और सिक्रीट करती है एंजाइम्स को, ताकि वो उसके बाहर की जो बहुत मोटी लेयर होती है ना, लिग्निन या सेलुलोज जिसको बोला जाता है, तो पेड़ के ऊपर की जो आप ये लेयर देखते हो वो यूजुअली डेड सी होती है, ठीक है, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो फिर से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करती है। देन कम्स द सेकेंड कैटेगरी ऑफ कॉम्पोनेंट्स। ये सारे गए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। जैसे उसमें क्या देखा था कि वो लिविंग होते हैं, तो ये नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। क्योंकि इकोसिस्टम का मतलब ही हमने क्या समझा कि जब ये सारे कॉम्पोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने बायोटिक कॉम्पोनेंट्स का इंटरैक्शन देखा थोड़ा बहुत, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर्स की फॉर्म में, कि एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। अब इन जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनको जीने के लिए कुछ ए बायोटिक कंपोनेंट्स चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, एयर, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, विंड हो गया, ठीक है। देखते हैं कि ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं।
एयर जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है। तो हम पीछे ही दो कॉन्सेप्ट देखे हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें अपने जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो हमारा डिपेंडेंस हो गया एबायोटिक के ऊपर। देन सनलाइट, सारी एनर्जी का सोर्स ही ये है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस के हमने पढ़ा था ना कि सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है, जब वो आपस में मिलते हैं तो हमें ग्लूकोज, दैट इज हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग प्लांट ग्रोथ एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। वाटर अगेन हमने पढ़ा, बहुत ही एसेंशियल है, यू नो, फॉर एनी लाइफ टू एग्जिस्ट वाटर इज द की फैक्टर, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग हाइड्रेशन एंड इकोसिस्टम्स। सिमिलरली टेम्परेचर, ठीक है। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा या बहुत कम टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वह सर्वाइवल को, मेटाबॉलिक रेट्स को डिटरमाइन करता है। देन सिमिलरली विंड, जैसे कि हम देखते हैं कि सीड्स की पॉलिनेशन हो गई, ठीक है। तो विंड भी जो है वो एक पॉलिनेटर का फैक्टर जो है प्ले करती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन वगैरह क्या होती है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जैसे अगर ये कोई प्लांट है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, तो यहाँ से पोलन लेके जाने का जो काम है वो विंड करती है, ठीक है। तो वो एज अ पॉलिनेटर एक्ट करती है, ठीक है। देन इवेपोरेशन के अंदर वेदर पैटर्न्स को चेंज करने में, ठीक है, तो वो सब चीज़ों में विंड का काम आता है। सो दीज आर ऑल दी एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। देन सिमिलरली एक और कैटेगरी हम पढ़ेंगे, दैट इज़ द एडिफिक फैक्टर्स। अब एडिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जो सॉइल रिलेटेड एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को, डिस्ट्रीब्यूशन को, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स। तो याद रखना, सॉइल रिलेटेड जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसको हम एडिफिक फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ सॉइल कैसी है, पीएच ऑफ दैट प्लेस क्या है, एल्टीट्यूड, सैलिनिटी, मिनरल्स कैसे मिल रहे हैं वहाँ पे, तो ऑल दीज आर एडिफिक फैक्टर्स। टाइप ऑफ सॉइल्स जो है वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट और सपोर्ट प्लांट को देती है, ठीक है। पीएच ऑफ द प्लेस जो है वो डिटरमाइन करेगी कि न्यूट्रिएंट किस टाइप के अवेलेबल होंगे। अब एसिडिक सॉइल्स और बेसिक सॉइल्स, या फिर जिसको हम सलाइन सॉइल्स बोलते हैं, दोनों में अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली एल्टीट्यूड, अब अगर आप प्लेन एरिया में रहते हो और आप अगर हिमाचल वगैरह घूमने जाते हो तो आप यहाँ पे देखोगे ना, द टाइप ऑफ वेजिटेशन इट चेंजेस, क्योंकि एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है। तो मोर कॉर्निफेरस काइंड ऑफ प्लांट्स जो हैं आपको हायर एल्टीट्यूड्स पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो वहाँ पर, और ऊपर से जो एनिमल्स वहाँ पर रहेंगे या जो प्लांट्स वहाँ पर रहेंगे, उनकी एक अपनी अडेप्टेशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो सारे किसके अंदर आ जाएगा, फैक्टर जो उसको लिमिट करेगा या फिर उसको एनहांस करेगा, दैट इज़ एल्टीट्यूड, ठीक है। देन हाई सेलाइनिटी जो है, जितना ज़्यादा सेलाइनिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि अब हमारी सॉइल होती है, ठीक है, तो वो पोरस होती है, ठीक है। अगर सलाइन वाटर जब ऊपर की तरफ को आ जाता है तो वो इन पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। ये एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट खींच नहीं पाएगा, और उतने कम प्लांट्स जो हैं इस टाइप की सॉइल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली मिनरल सप्लाई जो है वो एसेंशियल फैक्टर है प्लांट और एनिमल ग्रोथ का। आपने बहुत बार देखा होगा कुछ पेड़ पौधों के ऊपर डिस्कलरेशंस, ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ सर्टेन मिनरल डेफिशिएंसीज जो उन सॉइल्स में होती हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स क्या हो गए, एडिपिक फैक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स जो कि डेड मैटर में मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ द इकोसिस्टम। जब हम बायोजियो केमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। कि जैसे अभी हमने पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा कि प्लांट है, ठीक है, उसको किसी कंज्यूमर ने खाया, अब इस कंज्यूमर को डिकम्पोजर ने खाया और ये डिकम्पोजर ने जो सॉइल की फॉर्म में उसको डिकम्पोज कर दिया, ये फिर से प्लांट ने टेकअप कर। तो इस टाइप के साइकिल को हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, बट अलग अलग टाइप के होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिएंट हम उसको स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या है इकोसिस्टम के, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर इकोसिस्टम का देखें तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज इन द इकोसिस्टम एंड द स्ट्रेटिफिकेशन इन द इकोसिस्टम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है इकोसिस्टम का वो डिपेंडेंट है नंबर के ऊपर, और स्ट्रेटिफिकेशन क्या हो रहा है इकोसिस्टम का, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब हो गया लेयर्स, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से लेयर्स बनी हुई हैं।
ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन भी दो टाइप की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ इकोसिस्टम इनटू लेयर्स बेस्ड अपॉन कितना लाइट अवेलेबल है, टेम्परेचर कैसा है, बाकी के एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स कैसे हैं। जैसे कि अगर आप ये एग्जांपल देखो, ठीक है, तो कैनोपी ये टॉलेस्ट ट्री है जो कैप्चर करता है सनलाइट को। ऐसे ऐसे ट्रीज जो 10-50 मीटर तक ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लेंथ, तो उनको सनलाइट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। देन आगे अंडर स्टोरी, शॉर्टर ट्रीज एंड श्रब्स आ गए, ठीक है, ये देखिए अंडर स्टोरी हो गया, ठीक है आपका। देन हर्बेशियस लेयर, नीचे बिल्कुल ग्रास होगा, एंड फिर फॉरेस्ट फ्लोर जिसमें डिकम्पोजर्स होंगे। तो ये क्या हो गई हमारी वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। सबसे ऊपर वाले को सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, उससे नीचे वाले थोड़े शेड में रहेंगे क्योंकि वो टॉल प्लांट्स के नीचे है। देन उसके नीचे बिल्कुल आ जाएगी अंडर स्टोरी, ठीक है, जिसके ऊपर फिर ये हर्बीवोर्स वगैरह वो फीड करेंगे। एंड लास्ट में आ जाएंगे हमारा जो बिल्कुल ग्रास बेस है, और वहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, डिकम्पोजर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। देन कम्स द हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन। इट रेफर्स टू द स्पेथियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक स्पेस के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन। एग्जाम्पल, ग्रासलैंड ट्रांजिशनिंग इनटू फॉरेस्ट एज सॉइल मॉइस्चर एंड फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर है आपका ग्रासलैंड, ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे स्पेस में आगे जा रहे हैं और वहाँ की सॉइल जो वो बेटर होती जा रही है, इट मीन्स मोर नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी देयर, इफ़ देयर विल बी मोर न्यूट्रिएंट्स, तो उतने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, तो वो ग्रासलैंड से जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा तो वो फॉरेस्टेड एरिया की तरफ को देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्ट्रैटिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज मतलब कि उसका कैसे देखने में वो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन देख ली। अब देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं एक इकोसिस्टम के। फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम मीन्स कि स्पीशीज़ कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, मतलब वो क्या क्या रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो उसके एस्पेक्ट पे अगर हम उसको स्टडी करें तो हम उसको स्टडी करते हैं प्रोडक्टिविटी के लेवल पे, एनर्जी फ्लो के लेवल पे, डीकॉम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड होम्योस्टेसिस। तो एक एक करके इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, दैट इज कितना टोटल लिविंग या रिसेंटली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है इन एन इकोसिस्टम प्रोड्यूस्ड और एडेड बाय द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी जो है वो ज़रूरी है टू मेक इकोसिस्टम फंक्शनल, ठीक है। मोर एन इकोसिस्टम इज प्रोडक्टिव, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी देखते हैं दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑटोट्रॉफ्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग फोटोसिंथेसिस। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे से बिल्कुल, ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस क्या है, टोटल एनर्जी और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स और ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन अ यूनिट टाइम पर एरिया, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन है कि टोटल एनर्जी, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो ऑटोट्रॉफ्स या ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान में एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, it is the difference between the energy or organic matter produced by the green plants and the energy utilized by these plants। मतलब अगर वो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से तो वो भी तो कुछ एनर्जी को यूज़ करके ही वो कर रहे हैं ना, तो उसको अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब सेकेंड वन इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड और एडेड बाय द कंज्यूमर्स और द हेट्रोट्रॉफ्स और द डिकम्पोजर्स इन द ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम। प्राइमरी हो गया आपका जो ऑटोट्रॉफ्स करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी हो गया जो कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉफ्स या फिर डिकम्पोजर्स जो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर एक डियर फीड कर रहा है ग्रास के ऊपर, वो कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी इनटू द बॉडी मास कंट्रीब्यूटिंग टू द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जैसे आप कुछ खाना खा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
सेकेंड वन इज़ एनर्जी फ्लो। जब एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, इट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। ठीक है, अब जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम का वो यूनी डायरेक्शनल होता है, वो एक डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, जैसे एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम सन टू प्लांट्स, फिर देन टू हर्बीवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स, देन टू डिकम्पोजर्स और विदाउट रिटर्निंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो। दैट इज़ एनर्जी जो है वो सन से फ्लो की प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया जिसको हर्बीवोर्स ने, ठीक है, जैसे मान लीजिए काऊ वगैरह ने खा लिया, उसके बाद इसको आगे खा लिया कार्निवोर्स ने, और फिर कार्निवोर्स की डेथ होगी तो उनको डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इट मीन्स इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यूनी डायरेक्शनल। देन इज डीकॉम्पोजिशन, थर्ड वन, it is defined as the breakdown of complex organic matter into simple organic and inorganic matter by the decomposers। पीछे समझाया ना कि डेट्रियस कैसे बनता है। ठीक है, तो मतलब जब कोई जानवर मरा वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बना था। ठीक है, उसको बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं। डेड मैटर इन द फॉर्म ऑफ श्रेडेड लीव्स, स्टेम्स, dead animals are to be decomposed by detrivores to form simple organic matter, जो फिर से सॉइल में जाके और प्लांट को फिर ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, देन इज द न्यूट्रिएंट साइकिल। इट इज़ द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स from physical environment, that is oxygen, nitrogen, carbon dioxide, from the air, water and soil to living organisms in the form of nitrates, carbon and back to the environment in the form of calcium, phosphorus, potassium, organic carbon released in the soil। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपके प्लांट्स हो गए। ठीक है, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट को, वाटर को यूज़ किया, फोटोसिंथेसिस किया, वहाँ से ग्लूकोज बनाया। अब ये ग्लूकोज जो है वो आपके कंज्यूमर्स ने खाया। ठीक है, एंड देन उसके बाद इन कंज्यूमर्स की जब डेथ हो गई, ठीक है, तो इसके ऊपर डीकम्पोजर्स एक्ट किए और ये डीकम्पोजर्स ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि बोन्स हो गई तो कैल्शियम निकल आएगा, फॉस्फोरस निकल आएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकल आएंगे। फिर इसको प्लांट्स की रूट्स जो है वो टेकअप करेंगी और फिर से जो प्लांट है वो ये साइकिल चलाएगा। तो ये पूरा क्या बन गया, आपका साइकिल बन गया ना, ये पूरा का पूरा। तो ये इसको हमने क्या बोल दिया, न्यूट्रिएंट साइकिल। नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फूड चेन। ये सीक्वेंस या अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स का जिससे वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरकनेक्टेड होता है विद द अनदर वाया अ फूड और अ फूड चेन। ठीक है, मतलब हर किसी की किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंस है। जैसे हमने पीछे देखा प्लांट्स हो गए, ठीक है, उनको खाने वाले आगे कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, फिर इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो आगे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस चीज़ को जो फूड की इंटरडिपेंडेंस हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फूड चेन। देन इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें से किसी एक का टोटल एक्सटिंक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो ये पूरा का पूरा फूड चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा बिकॉज इसके ऊपर डिपेंडेंट जो ये वाला था। ठीक है, तो इसको खाने वाला कोई नहीं है तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, बट जिसने इसको खाना था, ठीक है, इसका जो फूड है वो ख़त्म हो चुका है तो इसकी पॉपुलेशन ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, देन फूड चेन्स जो है वो हेल्प करते हैं मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम बाय रेगुलेटिंग स्पीशीज़ पॉपुलेशन। ठीक है, देन हमारे पास कुछ टाइप्स के फूड चेन्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द ग्रेजिंग फूड चेन। ये स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर के साथ, जैसे कि उसका प्लांट का बेस होगा या एल्गी का बेस होगा, फिर उसको खाएंगे हर्बीवोर्स, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दैट इज़ कार्निवोर्स, जैसे कि ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को फिर आगे फॉक्स खा लेगी। सेकेंड वन इज डेट्रियस फूड चेन। इट बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डिकम्पोजर्स या डेट्रीवोर्स के साथ। तो इसको फिर कौन खाएंगे, हायर कंज्यूमर्स, जैसे कि डेड प्लांट मैटर जो है उसको अर्थवर्म खाएगा, अर्थवर्म को आगे जाके बर्ड खा लेगी। फिर आगे पैरासिटिक फूड चेन। अब पैरासाइट्स ऐसे
मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी के ऊपर फीड करते हैं और उसको नुकसान करते हैं, तो ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट. इट इन्वॉल्व्स एनर्जी मूविंग फ्रॉम लार्जर ऑर्गेनिजम्स टू द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जैसे कि फ्लीज, टिक्स, माइट्स, लीचेस हो गया. ठीक है, आपने देखा होगा अब जैसे लीच है तो वो आपने देखा होगा ब्लड के ऊपर फीड करती है. ठीक है, तो किसी बड़े इंसान को नुकसान पहुंचा के ये छोटा सा जानवर अपना फ़ायदा करता है. जैसे डॉग्स के ऊपर आपने बहुत बार टिक्स देखे होंगे, उनको पड़ जाते हैं, वो उनका खून चूसते हैं. ठीक है, सो दीज आर पैरासाइट्स कि एक बड़े जानवर से एनर्जी फ्लो के एक छोटे जानवर के अंदर जा रही है. देन आ जाती है हमारी सेप्रोफिटिक फूड चेन. ये स्टार्ट होती है अगेन विद डिकम्पोजर्स फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि डेड एनिमल हो गया उसके ऊपर बैक्टीरिया या फंजाई, और इनके ऊपर फिर क्या करेंगे, इंसेक्ट्स. देन इज़ द मेरीन फूड चेन. ठीक है, ये स्टार्ट होती है, मतलब मेरीन का मतलब हो गया जो वाटर बॉडी के अंदर है. तो हमें पता है वाटर बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स. ठीक है, अब ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं ये ग्रीन होते हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक होते हैं. इसके ऊपर फिर फीड करते हैं जू प्लैंक्टॉन्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. इन जू प्लैंक्टॉन्स को, दैट इज़ मछली का जो छोटा छोटा खाना, जो छोटे छोटे जानवर मछली खाती है उसको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टॉन. उसके ऊपर फिर छोटी फिश जो है वो सर्वाइव करती है. ठीक है, एंड देन उसके ऊपर बड़ी मछली जो है वो सर्वाइव करती है, जैसे शार्क हो गई, वेल हो गई. ठीक है, तो वो इन छोटी मछलियों को खाती है. देन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फूड वेब. अब फूड चेन तो हो गया कि एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट. ठीक है, कि इस तरीके से हम इंटरेक्शंस, पर इतनी इजी इंटरेक्शंस तो है नहीं इकोसिस्टम के अंदर, बिकॉज इंटरडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है. तो उसकी वजह से ये सारी की सारी फूड चेन्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे आप डायग्राम देख रहे होगे, यहाँ पर एक बेस है हमारे पास प्लांट. ठीक है, अब इसको खा रही है यहाँ पे स्क्विरल, यहाँ पे इसको स्पैरो भी खा रही है, ग्रास हॉपर भी खा रहा है, बटरफ्लाई भी खा रही है, पर आगे इनको खाने वाले कंज्यूमर्स जो हैं वो बदल रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी ही आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. जैसे अब इसको फॉक्स भी खा सकती है. ठीक है, ये स्क्विरल को भी खा सकती है. सिमिलरली क्या होता है कि ये ग्रास हॉपर है, उसको फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को आगे ईगल खा जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से स्पैरो है, स्पैरो को स्नेक खाएगा, स्नेक को आगे ईगल खा जाएगी. तो ये सारे क्या है कि आपस में जब बहुत सारी फूड चेन्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेट करती हैं तो वो एक वेब क्रिएट करती हैं. ठीक है, तो इस वेब को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब. ठीक है, तो डेफिनेशन के एस्पेक्ट पे देखें तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का. कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम. ये शो करता है कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है विद मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर. ठीक है, देन आगे हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. अब ग्रास के ऊपर ग्रास हॉपर भी डील कर रहा है, देन फ्रॉग भी जो है वो फीड कर रही है, फिर स्नेक उसको खा रहा है, एंड देन अल्टीमेटली उसको हॉक खा जा रहा है. सेम केस में अब जो ग्रास है उसको रैबिट भी खा रहा है, रैबिट को फॉक्स खा रही है, फॉक्स को आगे वुल्फ खा ले रही है. तो ये दोनों फूड चेन्स क्या होगी, आपस में इंटरकनेक्टेड. तो ये क्या बनाएंगी, एक फूड वेब. ओके, नाउ दिस इज़ एन एरिया जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, आप कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो दे आर द बायोटिक इंटरैक्शंस इन द फूड वेब. ठीक है, तो डायग्राम्स के साथ विजुअलाइज कर करके समझेंगे तो बहुत इजीली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो जाएगी. प्रिडेशन. ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेडेटर वो कंज्यूम करता है अनदर ऑर्गेनिज्म को फॉर फूड, मतलब वो उसका खाना है. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि लायन जो है वो जेब्रा जो है वो उसका खाना है, उसको खा रहा है. अ लायन हंटिंग एंड ईटिंग अ जेब्रा. इसका मतलब है कि एक का फ़ायदा हो रहा है और एक का नुकसान हो रहा है. फ़ायदे को हम प्लस लिखेंगे और नुकसान को हम माइनस लिखेंगे. फिर आगे हर्बीवोरी. हर्बीवोर्स जो है वो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को या एल्गी को फॉर अपनी सस्टेनेंस के लिए. ठीक है, तो जैसे कि रैबिट जो है वो ग्रास को खा रहा है, या फिर कैटरपिलर जो है वो लीव्स के ऊपर फीड करता है. ठीक है, देन आ गया पैरासिटिज्म. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई छोटा जानवर बड़े जानवर से एनर्जी ड्रॉ करता है और अल्टीमेटली उसका नुकसान करता है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो डॉग्स के ऊपर टिक्स होती हैं. सिमिलरली हमारे पेट के अंदर कई बार टेप वर्म्स होते हैं, तो वो उसके ऊपर फीड करते हैं. ठीक है, तो जब एक ऑर्गेनिज्म जो है
बेनिफिट करता है एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, मतलब एक का फ़ायदा हुआ, पैरासाइट का फ़ायदा हुआ, दूसरे का नुकसान हो गया, ठीक है, तो होस्ट का नुकसान हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म। जैसे कि टिक फीड करती है ऑन द ब्लड ऑफ अ डॉग, या फिर टेपवर्म जो है वो इंटेस्टाइन्स में ह्यूमंस के रहता है, ठीक है। जैसे बच्चों में हम देखते हैं ना, कई बार उनको खाना एब्जॉर्ब नहीं होता, बच्चे पतले होते जाते हैं डिस्पाइट कि वो अच्छा खासा खाना खा रहे हैं, तो क्या है कि उनके पेट में कुछ छोटे छोटे कीड़े हैं या इस तरीके के टेपवर्म्स होते हैं जो उनके खाने के ऊपर फीड कर रहे हैं, तो बच्चे को तो नुकसान हो रहा है बट टेपवर्म जो उसको खाना मिल रहा है, ठीक है, तो दैट इज पैरासिटिज्म। देन इज म्यूचुअलिज्म। अब ये वो चीज़ हो गई जिसमें दोनों को फ़ायदा है, ठीक है। जैसे अब बीज हो गई, वो कलेक्ट करती हैं नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, ठीक है, वाइल पॉलिनेटिंग द प्लांट एडिंग इन देयर रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे ये क्या है, ये बी जो है वो एक फूल के ऊपर बैठती है, वहाँ से अपना खाना लेती है, दैट इज़ वहाँ से शहद वगैरह जो मीठापन उसको मिलता है उसको वो अपने फूड में कन्वर्ट कर लेती है। पर अब क्या होता है, ये बी उठ के एक दूसरे फ्लावर के ऊपर जाती है, ठीक है, तो उसके पैरों के साथ छोटे छोटे पोलन लगे होते हैं, ठीक है, तो वो जब जाके फीमेल प्लांट के ऊपर बैठती है तो उन पोलन्स को वहाँ पर जमा कर देती है, जिसकी वजह से नए फ्लावर्स बनते हैं। तो प्लांट का भी फ़ायदा हो गया और बी का भी फ़ायदा हो गया, उसको खाना मिल गया और प्लांट का रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इंटरैक्शन इज कमेंसलिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है बट दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो अनअफेक्टेड है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखो तो वेल है, वेल के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे से जानवर होते हैं, बर्नैकल्स, ये अपने आप को अटैच करते हैं वेल के ऊपर और अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेते एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे मतलब कि वो ट्रांसफ़र करने में उनको अपने आप को बहुत टाइम लग जाएगा, पर वो क्या करते हैं, उसके ऊपर बैठ के चले जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म, जहाँ पर एक का तो फ़ायदा हो रहा है पर दूसरे को उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ऐसा क्या है, कमेंसलिज्म, ठीक है। कॉम्पिटिशन, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स compete करते हैं फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि फूड, स्पेस या मेट्स के लिए, ठीक है। जैसे कि लायन एंड हाइना कंपीटिंग फॉर प्रे इन अ शेयर्ड हैबिटेट, दोनों का प्रे सेम है तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। देन इज अमेंसलिज्म। अब एक ऑर्गेनिज्म का नुकसान होता है, दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि टॉल ट्रीज़ हैं, ठीक है, इनको सनलाइट मिल गई, ठीक है, ये तो अपना काम है कि इनको लाइट मिल रही है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर जो इसके नीचे जो छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ तक लाइट जो है वो नहीं पहुँच रही है, तो जिसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है और उनकी फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो रही है। तो इस केस में क्या, एक को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है, बट दूसरे को नुकसान हो रहा है कि उसको प्रॉपरली लाइट नहीं मिल पा रही, तो वो अच्छे से खाना नहीं बना पा रहा, ठीक है। जैसे कि एक लार्ज ट्री ब्लॉक करता है सनलाइट को, इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मॉलर प्लांट्स जो उसके नीचे रह जाते हैं, ठीक है। फिर हो गया फैसिलिटेट। फैसिलिटेट होता है कि मतलब आप किसी की मदद करना। अब क्या है, वन ऑर्गेनिज्म एनहांसेस सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ द अनदर विदाउट डायरेक्ट हार्म, उसको बिना कोई डायरेक्ट हार्म पहुंचाए जो है वो उसकी ग्रोथ में मदद करता है या सर्वाइवल में। जैसे कि ट्रीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं शेड विच हेल्प सीडलिंग ऑफ अदर प्लांट्स टू सर्वाइव इन दी हॉट एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, ताकि मतलब जो बड़े पेड़ हैं वो इनको शेड प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि अगर वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा भी है तो उनका टेम्परेचर कंपैरेटिवली जितना वो बड़ा ट्री सह रहा है उतना नहीं सह करके और उसका सीड जो है वो वहाँ से ग्रोथ पकड़ ले। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेट कर। दिस वी हैव कंप्लीटेड द मेजर आस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो अगले जो सेशन है उसके अंदर हम कवर करेंगे दैट इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ट्रॉपिक लेवल्स, okay, then the type of successions and certain important concepts like ecotone, edge effect, on which you would have witnessed a lot of questions, okay. And simultaneously we will also be covering the types of ecosystem, जिसमें आ जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, okay. So stay tuned for more videos, kindly subscribe to the channel.